Hello students, welcome back to Shortcut. So we are continuing our chapter number 4, Structure of the Atom. So yesterday we studied about the Rutherford's model and the Thomson's model. So today we will start from Bohr's model of atom. तो हमने कल देखा था कि किस प्रकार से जो रदरफोर्ड थे उन्होंने एक गोल्ड फॉइल के ऊपर कुछ अल्फा पार्टिकल्स की बौछार करवाई, तो उससे उन्होंने पाया कि बहुत सारी जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो ज़्यादातर तो अल्फा रेज उसमें से पास हो गई और वेरी फ्यू, बहुत ही कम जो थी वो टकराकर सीधी वापस आई और बहुत ही कम थी जो डाइवर्ट हुई इधर उधर। अब हम एक और मॉडल के बारे में, यानी कि कल हमने पढ़ा था रदरफोर्ड की जो मॉडल जो था परफेक्ट नहीं था, अभी हम पढ़ेंगे बोर्स मॉडल के बारे में। टू ओवरकम द ऑब्जेक्शंस रेज्ड अगेंस्ट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम, नील्स बोर put forward the following postulates about the model of an atom। तो रदरफोर्ड के मॉडल को अनसक्सेसफुल होता देखकर यहाँ पर नील्स बोर जो थे उन्होंने कुछ और पोस्टुलेट्स यानी कि कुछ और थियरीज सामने रखी जो हैं only certain special orbits known as discrete orbits of electron are allowed inside the atom। उनके मुताबिक एक स्पेशल तरह के ऑर्बिट्स जिनको हम डिस्क्रीट ऑर्बिट्स कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, वही एटम के अंदर अलाउड होते हैं। दूसरा, while revolving in discrete orbit the electrons do not radiate energy। और ये जो डिस्क्रीट ऑर्बिट जो है उसके अंदर घूमते वक्त जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी रिलीज नहीं करते। हमने क्या पढ़ा था कल कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं और रदरफोर्ड बोल रहे थे कि ये इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। तो उसको साइंटिस्ट ने कहा कि अगर वो इसको चारों तरफ घूम रहे हैं तो घूमने से जो एनर्जी जनरेट होगी, ये जो एनर्जी लूज करेंगे उस कारण से इनका जो चार्ज है वो खत्म हो जाएगा, फिर तो इनको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जो बोर्ड हैं वो बताते हैं कि एक स्पेशल तरह का ऑर्बिट है जहाँ पर घूमते वक्त इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनर्जी को रेडिएट ही नहीं करते हैं। तो ये था इनका कहना। These orbits और shells are called energy levels। इन ऑर्बिट्स को, स्पेशल जो ऑर्बिट्स हैं, शेल्स हैं, इनको कहा जाता है एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स इन एन एटम आर शोन बिलो। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये एनर्जी लेवल्स हैं, जिसमें आप देख रहे हैं जो सबसे अंदर है ये हमारा न्यूक्लियस है, जैसे कि आप जानते ही हैं अंदर वाला पार्ट जो न्यूक्लियस कहलाता है। उसके बाद बात करें जो पहली शेल रहती है उसको के शेल बोलते हैं, दूसरी ऑर्बिट को हम एल शेल बोलते हैं, तीसरी ऑर्बिट को हम एम शेल बोलते हैं और चौथी को हम बोलते हैं एन शेल। ठीक है, ये चारों शेल्स हमारे पास है। Now these orbits or shells are represented by the letters K, L, M, N और the numbers N is equal to 1, 2, 3, 4। इनको या तो हम K, L, M, N के द्वारा, इनकी अल्फाबेट्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम इसको N मतलब नंबर 1, 2, 3, 4 जो भी नंबर्स है उसके हिसाब से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे न्यूट्रॉन्स के बारे में। ये आपको पता ही होगा, ये तो हमने पहले भी किया ही है, शायद 8th में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में। तो न्यूट्रॉन्स के बारे में जानेंगे। अभी हमने इलेक्ट्रॉन्स देख लिए, प्रोटॉन्स देख लिए, अब न्यूट्रॉन्स देखते हैं। इन 1932 जे चार्विक, ये जो साइंटिस्ट है इनका नाम आपको याद रखना है, डिस्कवर्ड अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल व्हिच हैड नो चार्ज एंड मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ अ प्रोटॉन। अब हमने कल जो चीज़ें देखी थी, हमने देखा था इलेक्ट्रॉन की खोज की गई जो कि नेगेटिवली चार्ज था, प्रोटॉन की खोज की गई जो कि पॉजिटिवली चार्ज था। लेकिन यहाँ पर एक न्यूट्रॉन नामक एक और सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज की गई जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन, और जिसका मास जो है वो प्रोटॉन के बराबर है। जिसका मास जो है किसके बराबर है? प्रोटॉन के बराबर है। हमने कल देखा था कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रॉन का जो टोटल चार्ज है उसके ऊपर है ही नहीं, लेकिन उसका मास जो है वो प्रोटॉन के बराबर होता है। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स। न्यूट्रॉन्स जो हैं वो हर एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी हर एक जो हमारा ये है एटम, उसके न्यूक्लियस के अंदर आपको न्यूट्रॉन्स देखने को मिलेंगे। इन जनरल अ न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज एन। न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। द मास ऑफ एन एटम इज देयरफॉर गिवन बाय द सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। इसी तरह से जो एटम है उसका मास अगर हमें निकालना हो तो उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, उनको प्लस कर दिया जाता है, उनको ऐड कर दिया जाता है उनके मास को, तो निकल आता है हमारा मास ऑफ द एटम। हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये टॉपिक जो आपको है आपको आगे भी काफ़ी काम आने वाला है। सो
kindly pay attention properly. The distribution of electrons into different orbits of an atom was suggested by Bohr and Bury. इसको सजेस्ट किया था डिस्ट्रीब्यूशन को बोर और बरी ने की। अब यहाँ पर हमने देखा कि 4 शेल्स हैं, अब कौन सी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमें बताना है। The maximum number of electron present in a shell is given by formula 2n square, where n is the number, orbit number or energy level, that is 1 2 3 4, and the maximum number of electron in different shells are as follows। देखिए फर्स्ट ऑर्बिट, इसका फॉर्मूला क्या है 2n स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर 2n, n मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट, n का मतलब क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट है, तीसरा। तो अगर पहले की बात करें तो n 1 होगा, पहले के अंदर n 1 होगा, दूसरे के अंदर n की वैल्यू होगी 2। वैसे ही यहाँ पर बताया गया है कि फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर 2n स्क्वायर यानी कि 2 इंटू एन, एन यहाँ पर 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 इंटू 1 2। तो पहले ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं के शेल के अंदर 2। दूसरे ऑर्बिट में n 2 हो जाएगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। दूसरे ऑर्बिट के अंदर 8 होते हैं 2n स्क्वायर के हिसाब से। तीसरे के अंदर देखिए ऑर्बिट नंबर 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 टू द 18। तीसरे के अंदर 18, चौथे के अंदर आप देखिए 4 चौके 16 और 2 18, 4 चौके 16, 16 दूना 32, तो 32 यानी कि 32 होते हैं। तो ये आपको बताया मैंने 2 8 18 और 32। तो यानी कि पहले में होते हैं 2, फिर 8, फिर तीसरे में 18 और चौथे में 32। ठीक है, तो ये चारों ऑर्बिट्स के अंदर इस तरीके से ये डिवाइडेड रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन अकोमोडेटेड इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट इज 8। तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट के अंदर जितने जो मैक्सिमम रह सकते हैं, बाहरी जो लास्ट वाला जो होता है, भले अब डिपेंड करता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अदरवाइज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटरमोस्ट शेल, जो सबसे बाहरी जो शेल होती है उसके अंदर सिर्फ 8 ही रह सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड। अगर अंदर के शेल्स फिल नहीं होंगे तो बाहर इलेक्ट्रॉन्स तब तक नहीं जाएंगे। देखिए समझिए कि ये 2 हमारा शेल है, पहले के अंदर 2 और दूसरे के अंदर 8। ठीक है, सपोज कोई भी हमने नंबर एलिमेंट लिया जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है समझिए कि 18 है। ठीक है, तो पहले शेल के अंदर 2, दूसरे के अंदर 8 और फिर बचेंगे कितने, 2 और 8 10 हो गए। तो तीसरे के अंदर हमारे 8 बचेंगे, क्योंकि पहले के अंदर तो 2 पूरा फिल हो गया, दूसरे के अंदर 8 होते हैं, ये 8 पूरे हो गए तो ये कंप्लीट हो गया। अब 2 और 8 10 हो गए, बचे कितने इसके बस 8 बचे, वो 8 तीसरे में रहेंगे। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि पहले में 2 फिर दूसरा छोड़ दिया हमने और तीसरे में 16, ऐसा नहीं होता है। जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक पीछे वो नहीं जाएगा। Atomic structure of the first 18 elements is shown schematically in figure 4.4। 4.4 फिगर के अंदर पहले 18 एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पर बताया गया। देखिए हाइड्रोजन जो है उसके अंदर एक ही होता है, हाइड्रोजन के अंदर तो H के साथ एक लिखा गया। देखिए हाइड्रोजन के अंदर हीलियम में 2 होते हैं, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स बताए गए। लिथियम देखिए पहले में 2 पहले शेल के अंदर चले गए, देखिए 1 और ये 1 2 और बचा कितना, 3 में से 1 बचा, 2 चले गए तो 1 बचा, तो 1 दूसरे ऑर्बिट के अंदर। इसके अंदर 4 है, देखिए तो पहले तो 2 वाली ये फिल हो गई और 2 जो बचे वो बाहर आ गए। इसका है 5 मतलब अंदर 2 बचे कितने, 3 तो बाहर 3। तो ऐसे करते करते अगर हम चले आगे तो आगे जाते जाते हमको पता लगेगा। जैसे कि हम बात करें आर्गन की तो इसका 18 है, 18 है मतलब 1 और 2 इधर चले गए, 18 में से 2 माइनस हो गए और 8 यहाँ चले गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ चले गए। ठीक है, तो कितने हो गए यहाँ पर 10 हो गए। 18 थे, बचे कितने 8 बचे, 18 में से 10 गए तो 8 बचे ना, तो 8 यहाँ आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 8 लास्ट में आ जाएंगे। तो यानी कि जब तक अंदर की जो ऑर्बिट्स हैं वो फिल नहीं होंगे तब तक बाहरी ऑर्बिट के अंदर नहीं आएंगे इलेक्ट्रॉन्स। The composition of atoms of the first 18 elements is given in table 4.1, वो हमने भी पढ़ लिया है। वैलेंसी की बात करेंगे अभी। वैलेंसी क्या होती है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेरे ख्याल से साइंस में हमको पता होना चाहिए कि दैट व्हाट इज वैलेंसी। ये हर बार हमें पूछा जाएगा, हर बार हमें इसके बारे में जनरली हमें पता होना भी बहुत जरूरी है। तो वैलेंसी किसे कहते हैं वो आप ध्यान से सुनिएगा, मैं बता रहा हूँ अभी। We have learned how the electrons in an atom are arranged in different shells or orbits. The electrons present in the outermost shell of an atom are known as the valence electrons.
अब जितने इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के अंदर, वैलेंस शेल मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल, यानी कि अभी इसमें बात की जाए, अब हमने इसके बारे में पढ़ा आर्गन के बारे में, तो आर्गन की जो आउटर मोस्ट शेल है यानी कि बाहरी शेल कितनी है, पर पहली दूसरी और तीसरी बाहरी शेल है, तीसरे के अंदर कितने थे, इसका स्ट्रक्चर क्या था, फर्स्ट के अंदर 2, सेकंड के अंदर 8 और थर्ड के अंदर भी 8, तो इसकी आउटर मोस्ट शेल कौन सी हुई, थर्ड हुई, थर्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8 हैं, तो इसकी जो वैलेंसी है वो है 8, क्या वैलेंसी है 8। वैसे अगर चलिए आप इसको ले लीजिए, ये ले लीजिए, तो इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर कितने, 3, ये देखिए 1 और 1, 2 तो अंदर चले गए, बाकी बचे कितने 3, 1 2 3, तो इसकी वैलेंसी कितनी है 3, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसी को कहा जाता है वैलेंसी, और उसी को कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। From the Bohr-Bury screen we also know that the outermost shell of an atom can accommodate a maximum of 8 electrons. It was observed that the atoms of elements completely filled with 8 electrons in the outermost shell show little chemical activity. In other words, their combining capacity or valency is 0. Of these inert elements, the helium atom has 2 electrons in its outermost shell, and all other elements have atoms with 8 electrons in the outermost shell. The combining capacity of the atoms of elements, that is their tendency to react to form molecules with atoms of the same or the different elements, was thus explained as an attempt to attain a fully filled outermost shell. An outermost shell which had 8 electrons was said to possess an octet. Atoms would thus react so as to achieve an octet in the outermost shell. This was done by sharing, gaining or losing electrons. The number of electrons gained, lost or shared so as to make the octet of electron in the outermost shell gives us directly the combining capacity of the element. That is the valency discussed in the previous chapter. For example, hydrogen, lithium, sodium atoms contain 1 electron each in their outermost shell. Therefore, each one of them can lose 1 electron. So they are said to have valency of 1. Can you tell what is the valency of magnesium and aluminium? It is 2 and 3 respectively, because magnesium has 2 electrons in its outermost shell and aluminium has 3 electrons in its outermost shell. If the number of electrons in the outermost shell of an atom is close to its full capacity, then valency is determined in the different way. For example, the fluorine atom has 7 electrons in the outermost shell. Its valency could be 7, but it is easier for fluorine to gain 1 electron instead of losing 7. Hence, its valency is determined by subtracting 7 electrons from the octet, and this gives you valency of 1 for fluorine. Valency can be calculated in similar manner for oxygen. What is the valency of an oxygen? That you get from this calculation. Therefore, an atom of each element has a definite combining capacity called its valency. Valency of first 18 elements is given in the last column of table 4.1. तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, ये काफ़ी लंबा चौड़ा मैं पढ़कर चला गया, आगे समझाया कुछ भी नहीं है, तो इट्स नथिंग, वेरी इजी। अब यहाँ पर हमने देखा, यहाँ देखिए अभी आप कि इन्होंने बताया कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो रहता है, जैसे कि समझिए हम बात कर रहे हैं कोई भी एक एलिमेंट है, समझिए पहले ऑर्बिट के अंदर 2 हो गए और सपोज इसका 8 है, ठीक है, या हम नीचे एग्जांपल्स जो दिए हैं उनमें से किसी को ले लेते चलिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सपोज हमने देखा कि जो हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना आता है हाइड्रोजन? अब हाइड्रोजन का तो नंबर ही 1 है, हाइड्रोजन का नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर भी 1 ही हो। अब ये हाइड्रोजन कैसा बनेगा, ये हाइड्रोजन है और इसके अंदर 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब वैलेंसी कैसे बनती है, देखिए अब 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑर्बिट के अंदर, टोटल कितने चाहिए 8, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 8 चाहिए ना, अब 8 चाहिए, लेकिन 8 कैसे होंगे, 8 करने के लिए या तो दूसरे से लिए जाते हैं या फिर दूसरे को ये छोड़ दो तो चला जाएगा एक। तो आपका कमेंट देखिए, एग्जांपल मैं इसका 1-2 देता हूँ तो आप क्लियर हो जाएगा क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ मैं। देखिए पहला हमने देखा कि ये एक कोई भी पर्टिकुलर एक एटम है जिसके अंदर समझो कि यहाँ पर 2 हैं
और यहाँ पर आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर भी 2 है, ठीक है, 2 2 हो गए। एक और हमने लिया जिसके यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर हैं 6, ठीक है, समझिए। एक और हमने लिया जिसके यहाँ पर हैं 2 और यहाँ समझिए हैं उसके 4, ठीक है। अब देखिए ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन जिसको हम बोलते हैं, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होने को हम बोलते हैं ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। 8 अगर इलेक्ट्रॉन्स लास्ट ऑर्बिट में चले गए तो हम बोलेंगे ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो यहां पर हम देख सकते हैं पहला जो केस हम देख रहे हैं, यहां पर हम देखिए कि पहले ऑर्बिट के अंदर 2 हैं, दूसरे के अंदर 2 हैं। अब इसके अंदर इसको 8 करने के लिए कितने और चाहिए, इसको 6 और चाहिए। अब भाई कोई भी बंदा जिसके पास 6 एक्स्ट्रा है वो आपको देगा, या फिर आप उसको 2 दे दो तो उसके 8 हो जाएंगे। अब जिसके पास 6 हैं वो भी तो सोच रहा है ना, सपोज हमने यहाँ जो लिया है ये 6 वाला सोच रहा है कि अगर ये 2 मेरे को दे दो तो मैं पूरा हो जाऊंगा भाई, ठीक है। तो ऐसे केस के अंदर अगर 1 2 या 3 होता है तो उस केस के अंदर ये 2 छोड़ने आसान रहते हैं, यानी कि हमें क्या कर देंगे यहाँ पर लूज कर देंगे, यानी कि छोड़ देंगे। तो लूज करने के बाद हम ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन पा लेंगे। इस केस के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर 6 है, इसके लिए 2 लेना आसान है, 6 देने की बजाय 2 लेना आसान है, यानी कि 2 ले लेगा, यानी कि क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, यानी कि ये ले रहा है। तो 2 लेने के बाद 8 हो जाएंगे, यानी कि ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब यहाँ पर 4 है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 जैसे समझो एक और इसके जैसा ही कोई और एलिमेंट है जिसका भी यही कंडीशन है 4 वाली, 2 और 4 वाली। अब ये दोनों शेयर कर लेंगे, यानी कि ये अपने 4 इसको शेयर कर देगा, वो अपने 4, यानी कि इन दोनों के 4 4 यहाँ पे आ जाएंगे बीच में, यानी 4 + 4 कितने हो गए, 8 हो गए। अभी 8 इसको, ये भी इसको भी शेयर कर रहा है और ये भी 8 को शेयर कर रहा है, यानी कि दोनों 8 को शेयर कर रहे हैं। तो यानी कि हमने देखा कि इन दोनों ने शेयर किया। तो इस तरीके से शेयर करने के बाद ये ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर सकते हैं। तो आउटर मोस्ट के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम वैलेंसी बोलते हैं, यानी कि उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंसी को हम कंबाइनिंग कैपेसिटी भी बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दिया है जैसे फ्लोरीन का। फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल के अंदर, 7 है, तो 7 वो छोड़कर ऑक्टेट करेगा या लेकर। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 7, अब ये है फ्लोरीन हमारा, फ्लोरीन का समझो कि मैंने डायरेक्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट बना देता हूँ, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये सेकंड ऑर्बिट हो गया, ठीक है। सेकंड के अंदर कितने हैं यहाँ पर बताए जा रहे हैं, 7, ठीक है, इसके बाद 7 है। अब ये 7 छोड़ने तो बहुत दिक्कत वाली बात है, तो बेटर ये 1 ले ले, छोड़ने इसको 7 पड़ेंगे और लेना सिर्फ 1 पड़ेगा, तो 1 वाला आसान रहेगा। तो ये 1 लेकर 8 कर सकता है। तो इस कारण से हम बोल सकते हैं द फ्लोरीन टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लूजिंग 7, हेंस इट्स वैलेंसी इज डिटरमाइंड बाय सब्ट्रैक्टिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द ऑक्टेट। तो इसकी वैलेंसी को हम 1 भी बोल सकते हैं। इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, लेकिन 1 भी इसकी वैलेंसी को हम बोल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंसी की डेफिनेशन क्या हो सकती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पढ़ा था पीछे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसको बोलते हैं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर होते हैं। लेकिन वैलेंसी किसको बोलते हैं, वैलेंसी मतलब उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी। और कंबाइनिंग कैपेसिटी भी वही होती है कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 7 हैं, तो समझ लो कि वो 7 के साथ कंबाइन हो सकता है, भले वो 7 देकर या फिर 1 लेकर। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी इज द वैलेंसी एंड वैलेंसी इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगला टॉपिक हमारा एटॉमिक नंबर एंड मास। एटॉमिक नंबर और मास के बारे में यहाँ देखेंगे। We know that protons are present in nucleus of an atom. It is the number of protons of an atom which determines its atomic number. It is denoted by Z. अब यहाँ पर बताया गया कि the number of protons are present in the nucleus of an atom। के न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रेजेंट प्रोटॉन। तो it is the number of protons of an atom। तो एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि एटॉमिक नंबर अगर आपको निकालना है तो प्रोटॉन के नंबर गिन लो, पूरा हो गया, ठीक है। इसको Z से डिनोट किया जाता है। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर Z। In fact, elements are defined by the number of protons they possess. For hydrogen, Z is equal to 1। हाइड्रोजन के लिए 1 है, because in hydrogen atom only 1 proton is present in the nucleus. Similarly for carbon, Z is 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। अब एटॉमिक नंबर 6 होने का मतलब उसके न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं, समझे। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। देयरफॉर एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो
एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन की बात करें तो हम इतना लिख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मास नंबर की बात करते हैं अभी। After studying the properties of the subatomic particles of an atom, we can conclude that mass of an atom is practically due to protons and neutrons alone. हमने ये भी देखा कि प्रॉपर्टीज पढ़ी जो उसके और पता लगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस कर दिया जाए इन दोनों के मास को, तो हमें मास नंबर चल जाता है उस पर्टिकुलर एटम का। These are present in the nucleus of an atom. Hence, protons and neutrons are called nucleons. Protons और neutrons को nucleons भी कहा जाता है, क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको nucleons भी कहा जाता है। Therefore, the mass of an atom resides in its nucleus. तो हम कह सकते हैं कि एक एटम का जो मास है वो कहाँ होता है, उसके न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, द मास ऑफ कार्बन इज 12 यूनिट। 12 यू क्यों है, बिकॉज इट हैज 6 प्रोटॉन्स। अब कार्बन का मास जो है वो 12 यूनिट है, यू मतलब यूनिट इसकी एटॉमिक मास यूनिट, जो एमयू में पहले किया जाता था अब उसको यूनिट में किया जाता है। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 यूनिट्स, क्योंकि इसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं। कितने प्रोटॉन्स हैं, और 6 न्यूट्रॉन्स हैं, यानी कि 6 प्रोटॉन्स यानी कि 6u, 6 न्यूट्रॉन्स मतलब 6u, तो टोटल होगा 12u। सिमिलरली द मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27u। एल्यूमिनियम का मास कितना है, 27, क्योंकि इसके अंदर 13 प्रोटॉन्स हैं और 14 न्यूट्रॉन्स हैं। द मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। वही बात बार बार दोहरा के ये लोग आपको कंफ्यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं है। एटॉमिक मास क्या होता है, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास। इसको डिनोट किया जाता है ए से। इन द नोटेशन फॉर एन एटम द एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स आर टू बी रिटन एज। ठीक है, अब देखिए जब आप लिखते हो तो ऐसा लिखा जाता है। सपोज सिंबल, अब सिंबल है सपोज उसका एक्स, एलिमेंट का सिंबल है। एल्यूमिनियम के लिए Al यूज करते हैं, जिंक के लिए Zn यूज करते हैं, कॉपर के लिए हम Cu यूज करते हैं, एक्सेट्रा। तो जो एलिमेंट होता है उसका सिंबल यहाँ पे आता है। सिंबल के ऊपर यहाँ पर इस जगह पर लिखा जाता है उसका एटॉमिक मास। सपोज उसका एटॉमिक मास A है तो यहाँ पर एटॉमिक मास आएगा, और उसका एटॉमिक नंबर अगर Z है तो वो यहाँ पर आएगा नीचे। तो यानी कि नीचे जो लिखा होता है वो एटॉमिक नंबर होता है और ऊपर मास नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर नाइट्रोजन का सिंबल होता है N, तो N के ऊपर लिखा हुआ है 14। 14 का मतलब कि इसका एटॉमिक मास 14 है और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 7 है। अब हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स क्या होते हैं? In nature, a number of atoms of some elements have been identified which have the same atomic number but different mass number. अब कभी-कभी क्या होता है हमारे नेचर के अंदर, नेचुरली जो एलिमेंट्स हमको मिलते हैं, तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर अलग होता है। एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर अलग, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया, जैसे हाइड्रोजन जो है नीचे एटॉमिक नंबर लिखा होता है, तो एटॉमिक नंबर 1 है, मास 2 है। ये देखिए यहाँ पर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के नीचे जो है ये तो एटॉमिक नंबर हो गया, ऊपर वाला मास है। यहाँ देखिए एटॉमिक नंबर सेम है सब तीनों जगहों पर। यहाँ देखिए एटॉमिक नंबर तीनों जगह 1 है, नीचे 1 1 लिखा है ना, लेकिन ऊपर देखिए यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यानी कि इनका मास जो है, मास नंबर वो अलग है। द एटॉमिक नंबर ऑफ ईच वन इज 1, तो इन तीनों का हाइड्रोजन में 1 है इनका एटॉमिक नंबर, बट द मास इज 1 2 3, अलग अलग है मास। अदर सच एग्जांपल्स, कुछ और एग्जांपल देखो, कार्बन ले लो। कार्बन का देखिए यहाँ दोनों जगह पर कार्बन C6 है लेकिन यहाँ 14 है, यहाँ 12 है। क्लोरीन का देखो यहाँ 35 है, यहाँ 37 है, ठीक है। On the basis of these examples, isotopes are defined as the atoms of the same element having the same atomic number but different mass number. तो isotopes उन elements को कहा जाता है जो atomic number जिनका same होता है लेकिन mass number अलग होता है। Therefore, we can say that there are 3 isotopes of hydrogen. तो हाइड्रोजन के कितने isotopes हैं? 3, हमने देखे ना, 1 2 और 3। इनको कहा जाता है, पहले वाले को प्रोटियम, जहाँ पर 1 होता है प्रोटियम, 2 वाले को ड्यूटेरियम और 3 वाले को ट्रिटियम कहा जाता है। Many elements consist of a mixture of isotopes. Each isotope of an element is pure substance. The chemical properties of isotopes are similar but their physical properties are different. तो isotopes जो होते हैं, जैसे कि हम हाइड्रोजन वाला देखा, हाइड्रोजन वाला यानी कि हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3, इन तीनों की बात करें तो इनकी जो प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम होंगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी अलग होंगी, ठीक है। तो इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी क्योंकि इनका एटॉमिक मास नंबर सेम है, मास अलग अलग है।
तो इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। Chlorine occurs in nature in two isotopic forms with masses 35 unit and 37 unit, the ratio 3:1. Obviously the question arises, what should we take as the mass of the chlorine atom? Let's find. अब यहाँ पर देखिए क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन यहाँ पर 35 भी दिया गया है और 37 भी दिया गया, जो कि हमने पीछे किया। देखिए ये देखिए क्लोरीन का यहाँ पर मास 35 है और यहाँ पर मास 37 है। तो कभी हमें क्लोरीन के मास को यूज करना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? तो फिर ऐसे में क्या किया जाता है, एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है। ठीक है, तो आप बोलेंगे आप कौन सा लें, 35 वाला लें या 37 वाला? तो ऐसे में एवरेज निकाला जाता है। एवरेज कैसे निकलता है वो देखिए। अब यहाँ पर आप देखिए एक का 35 है तो 35 इंटू 75/100 प्लस 37 इंटू 25/100, क्योंकि इनका जो रेशियो है वो 3:1 होता है। 35 वाले का रेशियो 3 है और 37 वाले का रेशियो 1 है। तो रेशियो 3 मतलब 100 का 3 पार्ट यानी कि 75 हो गया, और यहाँ पर 1 पार्ट मतलब 100 का 1 पार्ट करेंगे तो 1/4 करेंगे तो यानी कि 25/100 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 35.5 यूनिट। तो ये आप एटॉमिक मास यूज करेंगे क्लोरीन का। The mass of an atom of any natural element is taken as the average mass of all the naturally occurring atoms of that element. If an element has no isotopes, then the mass of its atom would be the same as the sum of the protons and the neutrons. But if an element occurs in isotopic form, then we have to know the percentage of each isotopic form and then the average mass is calculated. अब यहाँ पर सिंपली ये कहना चाहते हैं कि अगर इस केस में यानी कि जैसे कि आपके क्लोरीन जो है वो एक 35 वाला मिला आपको क्लोरीन और एक क्लोरीन मिला 37 वाला, ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर इनका रेशियो हमको पता होना चाहिए। तो रेशियो हमको पता लगा कि ये रेशियो 3 है और ये रेशियो 1 है, तो फिर हम इनका परसेंटेज निकाल के इस तरह एवरेज निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई एटम कोई एलिमेंट जो है वो आइसोटॉप्स नहीं है उसके, तो सिंपली हम उसका जो मास दिया गया वही यूज करेंगे। ऑब्वियसली दिस डज नॉट मीन दैट any one atom of chlorine has a fractional mass of 35.5 unit. It means that if you take the certain amount of chlorine, it will contain both isotopes of chlorine and the average mass is 35. अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने क्लोरीन कौन सा लिया, यानी कि मास कैलकुलेट करने का ये मतलब हुआ कि जो भी आपने क्लोरीन लिया उसके अंदर ये भी है और ये भी है, यानी कि दोनों ही क्लोरीन उसके अंदर पाए गए। अब एप्लीकेशंस की बात करते हैं कि आइसोटोप्स के एप्लीकेशंस क्या हैं। Since the chemical properties of all the isotopes of an element are the same, normally we are not concerned about taking a mixture, but some isotopes have special properties which find them useful in various fields. तो isotopes की कुछ special properties है जो उनको अलग अलग fields में appropriate बनाती है यूज के। जैसे कि an isotope of uranium is used as fuel in nuclear reactor. यूरेनियम का एक आइसोटोप है जिसको हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर। दूसरा, an isotope of cobalt is used in treatment of cancer. कोबाल्ट का एक आइसोटोप है जिसको कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। गॉइटर नामक बीमारी जो कि आयोडीन की कमी से होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए आयोडीन के एक आइसोटोप का यूज किया जाता है। तो ये आइसोटोप की तीनों एप्लीकेशंस आपको आनी चाहिए। आइसोटोप क्या होते हैं वो भी पता होना चाहिए बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज आइसोबार्स। Let us consider two elements, that is calcium atomic number 20 and argon atomic number 18. हमने दो एलिमेंट्स लिए, कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर है 20 और आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर है 18. The number of protons in these atoms is different. इनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट ही होगा, but the mass number of both these elements is 40. अब देखिए यहाँ पर इन दोनों के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग है लेकिन मास सेम है। That is the total number of nucleons is the same in the atoms of this pair of element. Atoms of different elements with different atomic number which have the same mass number are known as isobars. अब कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा भाई, ठीक है। अब मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ, मैं यहाँ ले चलता हूँ आपको एक बार जो मैंने यहाँ पर आपको लिख के बता। देखिए हाँ, हमने यहाँ क्या पढ़ा था कि कोई भी एलिमेंट है जैसे कि नाइट्रोजन है, उसके जो ऊपर लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास और नीचे जो लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, यानी कि यहाँ पर जो लिखा जाएगा एटॉमिक नंबर है, ऊपर एटॉमिक मास होता है। अब हमने देखा कि जहाँ पर एटॉमिक मास अलग होता है, अब यहाँ पर इस केस में आपने देखा ना क्लोरीन में यहाँ पर एटॉमिक मास अलग है, ऊपर जो लिखा है वो दोनों जगहों पर अलग है, तो इनको हमने आइसोटॉप से बोला। लेकिन कभी कभी जैसे कि यहाँ पर इन्होंने क्या बताया, कैल्शियम, कैल्शियम के लिए हमने लिखा Ca और दूसरा है हमारा आर्गन, आर्गन के लिए हमने लिखा Ar, ठीक है। अब इनका कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है
वो है 40 और इसका एटॉमिक नंबर है 20। ठीक है, और आर्गन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 18। कितना है? 18। और इसका जो एटॉमिक मास है वो है 40। अब आप देखिए, जो क्लोरीन वाला मैंने किया था वो क्लोरीन में यहाँ लिख दो ताकि आप कंपेयर कर सको। क्लोरीन ये रहे, हमारे 2 क्लोरीन थे ना भाई, तो दोनों क्लोरीन में हमने ऊपर देखा था 37 था, एक में 35 था और एक में 37 था। ठीक है, ठीक है, ये है क्लोरीन हमारा। इसका जो एटॉमिक मास था वो था, और एटॉमिक नंबर 70 था। अब यहाँ पर देखिए दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास जो है वो अलग अलग हो और एटॉमिक नंबर सेम हो। यहाँ पर एटॉमिक नंबर सेम है 17 दोनों का, और एटॉमिक मास अलग है, इनको हम बोलते हैं आइसोटॉप्स। क्या कहते हैं इनको हम? आइसोटॉप्स। ठीक है, लेकिन यहां आप देख रहे हो कि एटॉमिक मास तो सेम है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है, तो इनको हम बोलते हैं आइसोबार्स। ठीक है, होपफुली क्लियर हो गया होगा आइसोटॉप्स और आइसोबार्स के अंदर डिफरेंस। सो दिस वाज द चैप्टर, ये हमने आज पूरा किया। होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।